हेलो एमडी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो एसएफटी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा टाइटल है पी बेलॉक एलिमेंट्स। जी व्यूअर्स, इससे पहले हमने बात की थी एस बेलॉक एलिमेंट्स की एंड जो ग्रुप्स के ट्रेंड्स थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, उसको हमने एस बेलॉक एलिमेंट्स में डिस्कस किया था। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्शंस हैं पी बेलॉक से। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से इस टोटल एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो याद रखें पी बेलॉक एलिमेंट्स में टोटल 30 एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक, उनमें से जो 10 एलिमेंट्स है वो मेटल एलिमेंट्स कहलाते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन ये है कि उनमें से एक लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है, और जो 9 एलिमेंट्स है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। 20 नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं एंड जो उनमें से 20 होते हैं वो सॉलिड मेटल्स होते हैं, सॉरी सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ पी बेलॉक की। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 8, 7, 8 ये जो ग्रुप्स हैं ये पी बेलॉक एलिमेंट्स में इंक्लूडेड किए गए हैं इन पीरियोडिक टेबल के, जो एग्जिबिट करते हैं डाइवर्स केमिकल बिहेवियर को। They can participate in various types of chemical reactions based on their unique properties. जी viewers, ये पी बेलॉक एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से कुछ हम यहाँ पर मेन रिएक्शंस है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है वो विद ऑक्सीजन के साथ है कि पी बेलॉक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो देखते हैं The reactions P बेलॉक एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। जब P बेलॉक एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स को। क्लियर है इतना? एंड सम केसेस में वो पर ऑक्साइड्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एलिमेंट ऑफ 3A रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड। ठीक है, जब P बेलॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3A रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जनरलाइज उसका फार्मूला ये है कि M2O3। देखो बोरान रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो B2O3 बना रहा है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी सेम रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, इन ग्रुप्स 4A कार्बन्स, हमें पता है कि कार्बन 4A ग्रुप से बिलोंग्स करता है, एंड जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जबकि जो सिलिकॉन है वो ओनली वन स्टेबल सिलिकॉन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि पी बेलॉक किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। In group 5A, nitrogen forms NO, N2O and NO2 ये कंपाउंड्स बनाते हैं जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं पी बेलॉक एलिमेंट। When reacts with oxygen, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन अप्लाइड, वो अप्लाइड कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। फास्फोरस देखो may form P2O3 in limited supply oxygen, whereas P2O5 in excess oxygen। देखो इसमें कह रहा है जो फास्फोरस है वो P2O3 लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में होता है, जबकि P2O5 इन एक्सेस ऑक्सीजन में होगा। ये इसके रिएक्शंस है। इन ग्रुप 6 सल्फर ऑक्सीडाइज, 6 ग्रुप में क्या होता है, जो सल्फर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है इन एयर और वो सल्फर डाइऑक्साइड को बनाएगा, ये याद रखिए। हेलोजेंस कैन आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जी, हेलोजेंस भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हाउएवर देयर ऑक्साइड्स मोस्टली हायर रिएक्टिव। जब उसके ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव येलो गैस। हमें पता है जो फ्लोरीन है वो येलो इन कलर में होता है, ये एक किस्म की गैस है, और इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये इसका रिएक्शन है। और ऑक्साइड जो हेलोजेंस के होते हैं वो वेरी अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते। ये पी बेलॉक एलिमेंट्स का रिएक्शन था ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद रिएक्शन है विद वाटर के साथ। देखो
The reaction of P below elements with water, depending on the nature of elements and the group to which it belongs. जब P below वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक नेचर ऑफ एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स की क्या नेचर है, वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या फिर गैस में है, ठीक है, ये एलिमेंट की नेचर है। और दूसरा वो डिपेंड करता है ग्रुप टू विच इज बिलोंग। ओके, एलिमेंट्स जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। अल्यूमिनियम रिएक्ट करता है पानी के साथ, बट द रिएक्शन इज वेरी स्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सरफेस। देखो, एल्यूमिनियम के सरफेस पर ऑक्साइड फिल्म होने की वजह से ये पानी के साथ जो रिएक्ट करता है वो वेरी स्लो होता है, स्लो रिएक्शन परफॉर्म करता है। सिलिकॉन रिएक्ट करता है स्टीम एंड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, बनाता है। फास्फोरस रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस फास्फोरिक एसिड, ठीक है। फास्फोरस जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फास्फोरिक एसिड बनाता है एंड फास्फेन बनाएगा। ये मेन पॉइंट है और इसे याद रखें, दिस इज अ फास्फेन। सल्फर रिएक्ट करता है इफ इट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। अगर हम सल्फर को हाई टेम्परेचर पर हीटेड करवाएं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हेलोजेंस, हेलोजेंस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। ब्रोमीन एंड क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दो मिक्सचर ऑफ एसिड से बनाते हैं। देखो, एक ये मिक्सचर बनी और दूसरा ये मिक्सचर बना, ठीक है व्यूअर्स। और एक पॉइंट याद रखें, हमने एस पेलोक एलिमेंट्स में देखा था कि जो पी एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल के एग्जिट राइट साइड होते हैं, ठीक है, ये याद रखें। विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ पी बेलोक एलिमेंट्स रिएक्ट करता है। देखो किस तरीके से। Majority of P-Beloc elements have the capability to react with halogens, resulting in the formation of binary compounds. Main point है कि जब भी P-Beloc elements halogen से react करता है तो वो binary compounds को produce करता है। This is a binary compounds, okay? With nitrogen, the reaction of P-Beloc elements with nitrogen can vary. ये डिपेंडिंग करता है स्पेसिफिक एलिमेंट पर एंड रिएक्शन कंडीशन पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर बोरान एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन टू फॉर्म देयर नाइट्राइड्स। ओके, ये इसके रिएक्शन है और रिएक्शन वेरी इजी होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म नाइट्राइड्स, ये भी नाइट्राइड्स को बनाते हैं जब हम इस कार्बन एंड सिलिकॉन को हीटेड करवाते हैं विद नाइट्रोजन के साथ एट हाई टेम्परेचर पर। इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन से एलिमेंट और कौन से ग्रुप किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और कौन से प्रोडक्ट हमें बना के देता है, ये मेन पॉइंट है। फास्फोरस रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म फास्फोरस नाइट्राइड, दिस इज अ फास्फोरस नाइट्राइड। ओके, ये मैकेनिज्म है उसका। हेलोजेंस, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ एंड वो नाइट्रोजन ट्राइहेलाइड्स को बनाते हैं। ये जो यूनिक रिएक्शंस है ना, ये एमडीकेट में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप इन्हें अपने प्रैक्टिस में लाएं, ज्यादा से ज्यादा इसके हवाले से कॉन्सेप्ट लें, कौन सी रिएक्शंस, कौन से प्रोडक्ट हमें बना के दे रहे हैं। ज्यादातर एमडीकेट में हमें ये अंदर कंफ्यूज करते हैं। विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ भी पी बेलोक एलिमेंट्स रिएक्ट करता है। एलिमेंट्स ग्रुप 3A एंड 4A डोंट डायरेक्टली रिएक्ट विद हाइड्रोजन। जी, ये मेन पॉइंट है कि जो एलिमेंट 3A एंड 4A ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन के साथ। हाउएवर सिलिकॉन एट हाई टेम्परेचर में फॉर्म सिलिकॉन हाइड्राइड्स, जबकि सिलिकॉन को अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो सिलिकॉन हाइड्राइड्स हमें बना के देते हैं। क्लियर है, इतना आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनिया। ये तो हमें पता है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें अमोनिया बना के देता है एट इस टेम्परेचर पर 400 टू 450 सेंटीग्रेड पर। ये प्रोसेस कहता है ये प्रोसेस कहलाता है हाइबर्स प्रोसेस, और जो इसको हमने फर्स्ट ईयर क्लास में डिस्कस किया है। सल्फर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन
at a high temperature to form hydrogen sulfide. Okay, this reaction hydrogen with a hydrogen is a formation of hydrogen halides. जब हेलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन हेलाइड्स को बनाते हैं। ये पी बेलोक से हमने रिएक्शंस की बात करी, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पी बेलोक के रिएक्शन समझ में आए होंगे। और उसके बाद केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजीन्स देखेंगे। हेलोजीन्स आपको पता है ये 7A ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और हेलोजन एलिमेंट्स आपको पता है जिसमें इंक्लूड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्ट आयोडीन एंड लास्ट में जो आता है वो एस्टेटाइन। जो एस्टेटाइन है हम ज्यादातर इसमें इंक्लूडेड नहीं करते ये क्योंकि ये जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, देखो यहाँ पर भी एब्सेंट है। The reactivity of halogens determined by the bond enthalpies and their ability to undergo redox reaction. अच्छा, हेलोजेंस की जो रिएक्शंस होते हैं वो दो टाइप्स पर डिपेंड करते हैं, एक बॉन्ड एंथैल्पीज पर एंड दूसरा रेडोक्स रिएक्शन पर। पहले देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पीज इन हेलोजेंस। बॉन्ड एंथैल्पीज का मतलब है कि उसकी क्या एनर्जी होती है उसको बॉन्ड के और उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। The enthalpy is required for dissociation halogen bond. Okay, ये enthalpy एक एनर्जी है जो हेलोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है इन गैसेस स्टेट में। हमें पता है जो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें से याद रखें जो आयोडीन है ये गैसेस फॉर्म में नहीं होता, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। And this varies according size of halogen atom. इनकी जो साइज होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी इनकी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना हुआ है, मेन लिस्ट है ये, और इस लिस्ट को हम यहाँ पर लिख करते हैं। इट्स नॉट दैट काउंटेबल द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हेलोजन डिक्रीज। इसमें कह रहा है जो बॉन्ड एंथैल्पीज हैं हेलोजेंस की वो डिक्रीज होती है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। देखो इस क्लोरीन से आयोडीन की तरफ इसकी बॉन्ड एंथैल्पीज डिक्रीज होती है, हालांकि इसको हमने एक्सेप्शन में रखा, इसको भी देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीज बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है, बट क्लोरीन एक्सेप्शन इन दिस ट्रेंड। देखो दिस इज ड्यू टू लार्ज रिपल्शन बिटवीन non-bonding electrons small size in the fluorine molecule। इसमें कह रहा है कि जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है इसकी साइज बहुत स्मॉल है, छोटी है, एंड इसकी दरमियान में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, ठीक है व्यूअर्स। और जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयोडीन से। जो आयोडीन है वो रिएक्टिव होगा जी। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स ये टॉपिक है पी बेलोक की। देखो हाइड्रोजन हेलाइड्स जिसको हम HX से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं आर स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड एंड देयर एसिडिटी फॉलोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम। ठीक है, ये जो ट्रेंड है ये मेन है, ठीक है। इसकी जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम HF से तो HI की तरफ। और ये भी याद रखें द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कैन बी एट्रिब्यूटेड टू बॉन्ड एनर्जीज को एट्रिब्यूटेड करती हैं। सिंस द बॉन्ड एनर्जी एशिया इज द स्मॉलेस्ट, जो कि एशिया है, ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी वेरी स्मॉल होती है। इट कैन इजीली डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को इजीली डोनेट करता है। प्रोटॉन का मतलब ये कि हाइड्रोजन आयन एंड सर्व करता है एज अ स्ट्रॉन्ग गैस एसिड के तौर पर एज कंपेयर टू हेलोजन एसिड से, ठीक है। ये इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है HF से HI की तरफ। ओके, फिर हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं इनको हमने डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है। हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एबिलिटी टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो हेलोजेंस होते हैं सारे के सारे वो गुड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम पे जाने जाते हैं। क्यों? दो रीजन है। क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो वेरी हाई होती है, एंड दूसरा ये कि वो एबिलिटी रखते हैं रेडियली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए हम हेलोजेंस को गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 7A। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में हेलोजीन्स जो कि 7A ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आयोडीन से, और फ्लोरीन का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वेरी हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली 4.0 होता है। ओके, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखें कि जो फ्लोरीन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने पहले ही आपको बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है इन पीरियोडिक टेबल में, एंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, और इसको भी हमने डिस्कस किया कि फ्लोरीन की जो साइज है वो वेरी स्मॉल होती है। इस इट रेडियली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड अटेन नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को अपीयर करता है। ओके, ये तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखा। उसके बाद हम हेलाइड्स आयंस रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्क्राइब करेंगे। हेलाइड आयंस, ठीक है, ये आयंस है हेलाइड आयंस, ये सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो हेलोजेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हेलाइड आयंस है, याद रखिए हेलाइड आयंस के नाम है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है इन केमिकल रिएक्शन में ड्यू टू एबिलिटी टू रेडियली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू एन ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज देयर वेयर द अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अमंग हेलाइड आयंस, देखिए इसमें भी एक्सेप्शन है, जहां पर एक्सेप्शन होगा वहां पर एमसीक्यू बनेगा। देयर इज एन ट्रेंच इन रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। जो आयोडीन है, आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। दिस मीन्स दैट iodide ion is the strongest reducing agent, ठीक, while the fluoride ion is the weakest। हमने ऊपर देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग था, और जबकि जो आयोडीन है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है कि यहाँ पर क्या है कि जो फ्लोराइड आयन है वो वीकेस्ट है, और आयोडाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और इसको देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन in the diet lead to the development of goiter, which is enlargement of thyroid gland। हमने ये बायोलॉजी में देखा है कि अगर हमारी डाइट में आयोडीन कम हो जाए तो हमें एब्नॉर्मल होती है गोइटर, जो कि इनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक में बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। To control the deficiency of iodine in our body, dietitians better intake iodine salt intake करें, and food supplements keep our seaweed, fish and other seafoods को kill करें, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। Based on their information, we can infer that chlorine has ability to displace bromine। ओके, मेन पॉइंट कि इसमें कह रहा है कि हमें इसका मतलब ये पता चला कि जो क्लोरीन है वो डिस्प्लेस करने की ताकत रखता है ब्रोमीन को एंड आयोडीन को फ्रॉम सॉल्ट से। देखो ये एक किस्म का साल्ट है, इसमें जैसे क्लोरीन आएगा तो ब्रोमीन को बाहर किक आउट करेगा और खुद अपनी जगह ले लेगा, तो यहाँ पर ये सॉल्ट बनेगा। इस रिएक्शन में भी ऐसा ही होगा। सिमिलरली ब्रोमीन हैज एबिलिटी टू डिस्प्ले आयोडीन साल्ट, जबकि ब्रोमीन को ये एबिलिटी है कि वो आयोडीन को रिप्लेस करता है साल्ट से। ओके, क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की एबिलिटी ये है कि ये ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर
टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। जब क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड को बनाता है, ये मेन पॉइंट है। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन itself reduce into hydrochloric acid and oxidize into hypochlorite acid। इसमें क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है ये खुद रिड्यूस होता है इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एंड खुद ही ऑक्सीडाइज होता है इन हाइपोक्लोरिक एसिड में। ये मेन पॉइंट है कि किसमें रिड्यूस हो रहा है, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये याद रखें। एंड हेंस सर्व एज ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप ये बात क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंटेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड को कंटेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड कहा जाता है, ये भी याद रखिए। सल्फ्यूरिक एसिड हाईली कोरोसिव एंड कलरलेस लिक्विड विद अ विस्कस टेक्सचर। जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर देखें, ये हाईली कोरोसिव एंड कलरलेस लिक्विड होता है with viscous texture. It's one of the most widely used important industrial chemical compounds due to the versatile nature. फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड्स में एंड यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से। इट्स ऑफन कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है, हम इसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं बिकॉज in past it was obtained through a distillation green vitriol। क्यों हम इसे ऑयल विट्रोल कहते हैं? क्योंकि पास्ट में और ये जो ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है हमें डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन विट्रोल से। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड बाय कंटेक्ट प्रोसेस। मैंने आपको रिसेंटली बताया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कंटेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, विच इन्वॉल्व्स इन अ सीरीज एसेंशियल स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसमें क्या होता है कि जो एसेंशियल स्टेप्स होते हैं वो सीरीज में होते हैं, आगे पीछे नहीं होते, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो उसका पहला स्टेप है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन होना होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड में, ये पहला स्टेप है। देखिए सल्फर इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जब सल्फर को हम बर्न कराएंगे हवा और ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वो हमें सल्फर डाइऑक्साइड बना के देगा। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटेड फॉलोस एज, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रोड्यूस है सल्फर बर्नर में, जो कि यहाँ पर आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फर बर्नर में बना, में कंटेन्स वन इम्प्योरिटीज, ठीक है। इसमें सम इम्प्योरिटीज होते हैं जैसे कि आर्सेनिक, सिलिका एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखें कि कौन सी इम्प्योरिटीज होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। These impurities must be removed from sulfur dioxide before entering into catalytic chamber। कैटालिटिक चैम्बर में इंटर करने से पहले ये इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इस रिमूव प्रोसेस का नहीं बताया जाए, लेकिन आप सिंटेक्स के ओल्ड बुक में आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्सेनिक को सल्फर डाइऑक्साइड से रिमूव किया जाता है। बिकॉज द कैटलिस्ट vanadium pentoxide get poisoned in the presence of these impurities and hence decrease the rate of formula of sulfur dioxide। देखो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से these impurities को हम रिमूव ना करें तो वेनेडियम जो पेंटोऑक्साइड कैटलिस्ट है ये पॉइजन हो जाएगा और इसी तरीके से जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमने यहाँ पर देखा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, कि किस तरीके से होता है उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखेंगे। देखो सल्फर डाइऑक्साइड इज देन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यूजुअली वेनेडियम पेंटोऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है, इसकी मौजूदगी में सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड वो सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म करता है। दिस रिएक्शन कैरिड आउट एट
हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो -45 किलोजूल पर मोल होती है और इस तरीके से हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर बना वो थर्ड स्टेप में वो एब्जॉर्ब होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में। ये किस तरीके से होता है अब इससे देखते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसोल्व कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में वो डिसोल्व हो जाता है टू प्रोड्यूस ओलियम। ये मेन पॉइंट है, जब भी सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसोल्व होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो वो ओलियम प्रोड्यूस करता है। इट्स नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दूसरा नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसका ये फार्मूला H2S2O7। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी बाय रिलीज होती है and it needs to be carefully controlled to avoid excess heat release। और हमें केयरफुली कंट्रोल कर अवॉइड करना है कि एक्सेस एनर्जी हीट रिलीज ना हो। ठीक है, इस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब होता है। और फोर्थ स्टेप है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फाइनली द ओलियम जो है वो डाइल्यूट विद वाटर टू ऑब्टेन डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कह रहा है कि ओलियम डाइल्यूट होता है विद वाटर के साथ एंड हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। दिस रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड स्लोली विद क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से हम इसको स्लोली परफॉर्म करते हैं। ये इसका रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन थ्रू कांटेक्ट प्रोसेस। हमने ये पहले भी बात की कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम कांटेक्ट प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हमने ऊपर इसके हवाले से डिस्कस की। इस टिपिकली हाई प्योरिटी, इसमें हाई प्योरिटी होगी। After reaching the concentration of 98%, the high purity is achieved through the careful control, including purification step। इस प्रोसेस में हमने प्यूरिफिकेशन स्टेप को भी इन्वॉल्व किया, इसलिए हमें 98% हाई प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हुआ। ये हमने देखा कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है बाय द कांटेक्ट प्रोसेस से। देन हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है डेंसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड हैज हाई डेंसिटी। पहली पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी वेरी हाई होती है एंड टिपिकली अराउंड 1.84 ग्राम पर cm क्यूब होती है। ये भी याद रखें। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड हैज नो डिस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट। ओ किसी कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती सिंस इट कैन सुपर कूल। हम इसको सुपर कूल कर सकते हैं। एयर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीग्रेड। ये भी याद रखने वाली पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होती है अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीग्रेड। इट कैन वेरी, ये डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन। अगर इसकी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। देन बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 290 सेंटीग्रेड होती है। हाउएवर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है विद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द अमाउंट ऑफ sulfuric acid and solubility। sulfuric acid is high soluble in water। पानी में ये highly soluble होता है due to the presence of hydrogen। corrosive in nature होता है। जो sulfuric acid होता है वो corrosive in nature होता है। ये हमने फर्स्ट इस पॉइंट को डिस्कस किया। is highly corrosive and substance and can react with the metals, और वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। This is the physical properties of sulfuric acid। Now we are talking about chemical properties of sulfuric acid। First property is an oxidizing agent। In sulfuric acid, the sulfur exists highest oxidation state +6।
जो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है, ठीक है, सल्फर की सिंबल एस होती है। जो सल्फर है इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि +6 है। दिस इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मेक्स द सल्फ्यूरिक एसिड सर्व्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सर्व करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, जब वो मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ओके, ये रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड का विद मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ठीक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी ये काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एबिलिटी सल्फ्यूरिक एसिड कैन attributed to capability to extract water molecule from other substance। देखो ये मेन पॉइंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में एक एबिलिटी होती है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है वाटर को फ्रॉम अदर सब्सटेंस से। ये इसके रिएक्शन से, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसमें आप यहाँ पर नोट करें कि इसमें पानी जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम अदर सब्सटेंस से। सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर भी सल्फ्यूरिक एसिड परफॉर्म करता है। देखो कैसे। सल्फोनेशन इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इनटू मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल में सल्फोनिक ग्रुप का इन्वॉल्व होना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड सर्व एज अ सोर्स ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो दरअसल सल्फोनिक ग्रुप के सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ सल्फोनिक ग्रुप के विच कैन बी एडेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर न्यू कंपाउंड्स को क्रिएट करता है, बनाता है। डायबेसिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हैज एबिलिटी टू डोनेट 2 प्रोटॉन। सल्फ्यूरिक एसिड को एक एबिलिटी है जो कि वो 2 प्रोटॉन को डोनेट करता है इन पानी में, वाटर में, इनटू 2 डिसोसिएशन स्टेट सर्व एज डायबेसिक एसिड, इसीलिए हम इसको डायबेसिक एसिड कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये एक पानी में इसने 2 प्रोटॉन को डोनेट किया और इसमें भी 2 प्रोटॉन को इसने डोनेट किया। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, डाइस, कलर्स के लिए, पिगमेंट्स के लिए, एंड डिटर्जेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड सिंथेटिक ऑफ फाइबर्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है इन इंडस्ट्रीज में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू मेक हाई ऑक्टेन गैसोलीन एडिटिव, हाई ऑक्टेन गैसोलीन एडिटर को एंड रिफाइनिंग पेट्रोलियम को हाई करने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये हमने आगे केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है, आप वो वाले लेक्चर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एंड प्रोसेसिंग एंड प्यूरिफाइंग मेटल्स के लिए भी इंक्लूडिंग रिमूविंग ऑफ डस्ट एंड स्केल, स्केचिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, स्केचिंग एक किस्म का प्रोसेस है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में आपको ओरली बता देता हूँ कि ये एक किस्म का प्रोसेस है जो क्रिएट करता है डिजाइन और इमेज को ऑन सरफेस ऑफ यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड टू रिमूव और अल्टर द सरफेस मटेरियल दैट्स नोन एज स्केचिंग प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड एसिड बैटरीज को बनाने के लिए भी हम हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एंड उसके बाद लास्ट यूजेज है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का क्लीनिंग एंड डिस्किलिंग टू ड्यू टू द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रॉपर्टीज होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को क्लीनिंग एंड डिस्किलिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई मटेरियल है उसके ऊपर कोई सजेस्ट जैसे कि लाइम स्केल, कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करना होता है तो हम हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से वो रिमूव हो जाते हैं। दिस इज द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप किससे कहते हैं, दरअसल ये जो डायगोनल है ये सिमिलरिटीज को शो करता है इन ग्रुप्स में और उसके बिहेवियर को आप एलिमेंट्स डायगोनली एडजस्ट टू ईच अदर इन पैरियोडिक टेबल, जो कि आपस में ईच अदर पैरियोडिक टेबल में रखे गए हैं और प्लेस्ड किए गए हैं। तो देखते हैं इसे। डायगोनल रिलेशनशिप रिफर्स करता है रिजेम्बलेंस, ठीक है, वही पॉइंट जो कि मैंने आपको अभी भी बताया कि ये रिजेम्बलेंस को डिनोट करता है, रेफर करता है
जो कि एग्जिबिट सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स बनाएगा इन लोकेटेड डायगोनली, ये आपस में डायगोनली इस तरीके से बने होते हैं। ये लिथियम है, ठीक है, और लिथियम की जो प्रॉपर्टी रिजेंबल रखती है वो मैग्नीशियम के साथ, इसलिए बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, एंड बोरान सिलिकॉन के साथ, ठीक है, इसे हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। There are three pairs of elements that exhibit diagonal relationship in second and third period में। पेयर टेबल के सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 3 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। ये डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, पहले हम लिथियम एंड मैग्नीशियम को देखेंगे और उसके बाद बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एंड देन बोरान एंड सिलिकॉन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लिथियम एंड मैग्नीशियम की बात करते हैं कि कहां पर ये रिजेम्बलेंस रखते हैं। देखो, बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस, दोनों एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होता है ये सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ है ये भी सिमिलर होती है। बोथ आर लाइटर, ये दोनों हल्के होते हैं देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। ऑक्साइड्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं पानी में, दोनों के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो पानी में कम सोल्ड होते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप्स के, ठीक है। दिस इज लिथियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है सेम। दरअसल यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम नहीं बल्कि यहाँ पर एल्यूमिनियम को होना चाहिए था, ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो सेम होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5। बोथ शो पॉजिटिविटी विद कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ पॉजिटिविटी को शो करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड बोथ एक एस लुईस एसिड के तौर पे ये दोनों काम करते हैं और इसको तो हमने आगे केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद बोरान एंड सिलिकॉन, बोरान एंड सिलिकॉन हैव क्लोजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोथ बोरान एंड सिलिकॉन हैज नियरली सेम डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम होती है जो कि 2.35 एंड जो सिलिकॉन की होती है वो 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर। बोथ बोरान एंड सिलिकॉन आर मेटलाइट, ये दोनों एलिमेंट्स मेटलाइट्स होते हैं। मेटलाइट्स क्या होते हैं, यू नो बेटर अबाउट दिस, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको मेटल्स की प्रॉपर्टी भी हो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो तो हम उसको मेटलाइट्स कहते हैं। बोथ ऑफ दीज डोंट फॉर्म केटाइन, दोनों केटाइन नहीं बनाते, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में ये टॉपिक टेबल बना हुआ है एलिमेंट्स के हवाले से कि एलिमेंट्स की सिग्निफिकेंस और यूजेस क्या होते हैं। देखो, पहले एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है वाइल्स को बनाने के लिए, एलोस, किचन पेंसिल्स, ठीक है, ये बर्तन वगैरह, विंडोज, फ्रेम्स एंड चॉकलेट फॉइल्स etc को, इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। सल्फर, इस यूज मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल होता है, ये हमने देखा। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेस्टिसाइड्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का इस्तेमाल होता है प्लास्टिक को बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है उन्हें साफ करने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। बोराक्स, ठीक है, बोराक्स सिंटेक्स बुक और ओल्ड बुक में ये डिटेल में डिस्कस किया है लेकिन यहाँ पर ये डिस्कस किया नहीं किया गया, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस है तो उसको देख लेते हैं। इट्स यूज इन क्लीनिंग, ये क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, कॉस्मेटिक्स एंड फ्लेक्स इन वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है बोराक्स का। एंड ये इसका फार्मूला, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अलम, इस यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये भी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है अलम। एंड टेनिंग ऑफ लेदर, ठीक है, लेदर की टेनिंग के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड देन एज एन एंटीसेप्टिक फॉर माइनर कट्स एंड वाउंड्स के लिए भी अलम का इस्तेमाल किया जाता है। देन लास्ट में आता है अमोनिया, अमोनिया का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड एंड रेफ्रिजरेशन में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, फाइनली हमने पीबीएलओ एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि डीबेलॉक होगा इंशाल्लाह वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।